नमस्कार। प्रस्तुत है प्रेमचंद की लिखी कहानी मिस पद्मा। चलिए शुरू करते हैं। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ। वह था जीवन का सूनापन। विवाह को उन्होंने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशालिनी भी थी। मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वह अपने साथी नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1000 से भी ऊपर बढ़ जाती। अब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न रही। मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उसके विषय में किसी तरह की तैयारी की उसे जरूरत न मालूम होती। अपनी शक्तियों पर कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके भी उसे मालूम हो गए थे। इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था और इससे वह किसी कहानियाँ पढ़ने, सैर करने, सिनेमा देखने, मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की जरूरत को वह खूब समझती थी। उसने फूल और पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज और पौधे मंगाती और उन्हें उगते बढ़ते फूलते फलते देखकर खुश होती। मगर जीवन में सूनेपन का अनुभव होता रहता था। यह बात न थी कि उसे पुरुषों से विरक्ति हो, नहीं, उसके प्रेमियों की कमी न थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता। मगर यहाँ तो रूप और यौवन के साथ धन भी थी। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते। पद्मा को विलास से घृणा थी नहीं, घृणा थी पराधीनता से, विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से। जब स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उठाया जा सकता है तो फिर क्यों न उड़ाया जाए। भोग में उसे क्यों नैतिक बाधा न थी। इसे केवल देख की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज़ लेता है जो उसे पसंद आती है। पद्मा भी वही चीज़ चाहती थी। यूँ उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर, कई रईस। मगर ये सब के सब अय्यास थे, बेफिक्र, केवल भौरे की तरह रस लेकर उड़ जाने वाले। ऐसा एक भी न था जिस पर वह विश्वास कर सकती। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। वह चीज़ क्या थी? पूरा आत्मसमर्पण, और यह उसे न मिलता था। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद था, बड़ा ही रूपवान और धुरंधर विद्वान। एक कॉलेज में प्रोफेसर था। वह भी मुक्त भोग का आदर्श का उपासक था और पद्मा उस पर फिदा थी। चाहती थी उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले, लेकिन प्रसाद चंगुल में न आता था। संध्या हो गई थी। पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गए और सैर करना मुलतवी हो गया। बातचीत में सैर से कहीं ज़्यादा आनंद था और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का निश्चय किया। उसने प्रसाद की नशीली आंखों से आंखें मिलाकर कहा, तुम यहीं मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते। प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, नतीजा यह होगा कि 2-4 महीने में यह मुलाकात बंद हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारा आशय क्या है। आशय वही है जो मैं कह रहा हूँ। आखिर क्यों। मैं अपनी स्वाधीनता न खोना चाहूँगा, तुम अपनी स्वतंत्रता न खोना चाहोगे। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे, मुझे जलन होगी। मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी, तुम्हें जलन होगी। मनमुटाव होगा, फिर वैमनस्य होगा और तुम मुझे घर से निकाल दोगी। घर तुम्हारा है ही, मुझे बुरा लगेगा ही, फिर यह मैत्री कैसे निभेगी। दोनों कई मिनट तक मौन रहे। प्रसाद ने परिस्थितियों को इतने स्पष्ट, बेलाग, लठमार शब्दों में खोल कर रख दिया था कि कुछ कहने की जगह न मिलती थी। आखिर प्रसाद ही को नकुता सूझा। बोला, जब तक
हम दोनों यह प्रतिज्ञा न कर लें कि आज से मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। तुम यह प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बतलाओ। मैं करूँगी। मैं भी करूँगा, मगर इस बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूँगी, और मैं भी इस एक बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूँगा। मंजूर? मंजूर। तो कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूँ कल ही से। तय? लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो, और तुमने किया तो तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? तुम मुझे त्याग देना, और क्या करोगे? जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति ना मिलेगी। तब मैं चाहूँगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम बहुत निर्दयी हो प्रसाद। जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हम किसी को कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर ने मैं इसकी अवज्ञा सह सकूंगा, न तुम सह सकोगे। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं। कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपनी पशु बल से प्रतिज्ञा का पालन कराऊंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? तुम तो चित्र का श्याम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूँ तो यह मकान, नौकर चाकर और जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। तुम दोनों जानते हैं कि ईर्ष्या से ज़्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं है। तुम्हें मुझ में प्रेम है या नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। दिल से कहती हो पद्मा, सच्चे दिल से। मगर न जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा है। मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूँ। यह समझ लो, मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में न रहूँगा, स्वामी बनकर रहूँगा। तुम घर के स्वामी ही नहीं, मेरे स्वामी बन के रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूँगी। प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ही ने जीवन का जो आदर्श मन में स्थिर कर लिया था वह सत्य बन गया है। प्रसाद को केवल 200 रुपये वेतन मिलता है, मगर आप वह अपनी आमदनी का दुगुना भी खर्च कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, अब रात दिन शराब में मस्त रहता है। अब उसके लिए अलग अपनी कार है, अलग नौकर है, तरह तरह की बहुमूल्य चीज़ें मंगवाता रहता है, और पद्मा बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियाँ बर्दाश्त करती है। नहीं, बर्दाश्त करने का प्रश्न नहीं, वह खुद उसे अच्छे अच्छे सूट पहनाकर अच्छे से अच्छे ठाठ में रखकर प्रसन्न होती है। जैसी घड़ी इस वक्त प्रसाद के पास है, शहर के बड़े बड़े रईस के पास न होगी। और पद्मा जितना ही उससे दबती है, प्रसाद उतना ही उसे दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है, पर किसी अज्ञात कारण से अपने को उसके वश में पाती है। प्रसाद को जरा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता है। उस पर आवाज़ें कसी जाती है, फप्तियाँ चुस्त की जाती है। जो उसके पुराने प्रेमी हैं वे उसे जलाने और कुढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, पर वह प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया है, और उसे इसका ज्ञान पद्मा को उसने बारीक आँखों से पढ़ा है, और उसका शासन अच्छी तरह पा गया है। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी वह दुरुपयोग की ओर ही जाता है, और जो कमज़ोर है उसे तावान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी होती, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों चूकती। उसने कील की पतली नोक चुभा ली थी, और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोकता जाता था, यहाँ तक कि उसने रात को देर से आना शुरू कर दिया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उसे बहाना करता कि मेरे सिर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए और पद्मा को गर्व था। वह स्थल भी हो चुकी थी। उसके रूप में पहले किसी नवीनता और मादकता न रह गई थी। वह घर की मुर्गी थी, साग बराबर। एक दिन इसी तरह पद्मा लौट कर आई तो प्रसाद गायब थे। वह झुंझला उठी। इधर कई दिन से वह प्रसाद का रंग बदला हुआ देख रही थी। आज उसने कुछ स्पष्ट बातें कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी थी।
भोजन ठंडा हो गया। नौकर चाकर सो गए। वह बार बार उठती, फाटक पर जाकर नज़र दौड़ाती। बाहर 1 बजे से करीब प्रसाद घर आए। पद्मा ने सहारा बटोरा था, पर प्रसाद के सामने जाते ही उसे इतनी कमजोरी मालूम हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहाँ थे? कुछ खबर है? कितनी रात है? प्रसाद को वह इस वक्त असुंदरता की मूर्ति सी लगी। वह एक विद्यालय की छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उसमें तुम्हें जहाँ तक हो सके आराम से रहना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। तुमसे पूछती हूँ, उसका जवाब दो। मुझे जहन्नुम में भेजो तो तुम भी मुझे जहन्नुम में जाने दो। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, यह मैं साफ देख रही हूँ। तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ बढ़ गई होगी। मैं इधर कई दिनों से तुम्हारा मिजाज कुछ बदला हुआ देख रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा जी मुझसे भर गया हो तो मैं आज जाने को तैयार हूँ। तुम जाने की धमकी क्या देते हो? यहाँ तुमने आकर कोई बड़ा त्याग नहीं किया है। मैंने त्याग नहीं किया है? तुम यह कहने का साहस कर रही हो? मैं देखता हूँ तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे पंग कर दिया, मगर मैं इसी वक्त तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूँ। इसी वक्त पद्मा का साहस जैसे बूझ गया था। प्रसाद अपना ट्रंक संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं कही जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी कहाँ थे। क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं देना चाहते? मैं कभी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती और तुम मुझे बात बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जया बिताया नहीं आती। मुझे तुमसे कुछ भी तो सहानुभूति मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूँ, और आज जो मेरी दशा हो गई है तो तुम उससे आंखें फेर लेते हो। उसका कंठ रूंध गया और मेज पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्रसाद ने पूरी विजय पाई। पद्मा के मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन दिन बढ़ती जाती थी। क्या करे क्या ना करे। गर्भ पूरा हो गया था। वह कोर्ट न जाती थी। दिन भर अकेली बैठी रहती थी। प्रसाद संध्या समय आते, चाय वाय पीकर फिर उड़ जाते तो 11-12 बजे से पहले न लौटते। वह कहाँ जाते हैं यह भी उससे छिपा न था। प्रसाद को तो जैसे उसकी सूरत से नफरत थी। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, सशंक, उदास, फिर भी वह प्रसाद को श्रृंगार और आभूषण से बांधने की चेष्टा से बाज न आती थी। मगर वह जितना ही प्रयास करती उतना ही प्रसाद का मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रृंगार उसे और भी भद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी। प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का न रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर फिर प्रसाद को सामने ना पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए हों। 5 दिन सौरगृह में काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी हुई। माता बनकर वह अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे। चपरासी खाली हाथ लौट आया। पद्मा ने पूछा, रुपये? बैंक बाबू ने कहा, रुपये प्रसाद बाबू निकाल ले गए। पद्मा को गोली लग गई। 20,000 रुपये प्राणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। हाय, शौर से निकलने पर मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चले गए। झल्लाया हुआ घर आई, प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचला। उसका जितना सामान था उसे जमा करके दिया सलाई लगा दी और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत गया था। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शोकमय निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, कभी घृणा होती। उसने सड़क पर देखा एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को गाड़ी में बिठाए लिए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।